नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अनिल सर, आप सब लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं और आज मैं एक नया सेशन लेके आया हूं। वह है सेशन है यूजीसी एक्ट 2026। प्यारे विद्यार्थियों, आज संपूर्ण भारत के अंतर्गत विवाद का कारण बना हुआ है यूजीसी एक्ट 2026। चाहे सत्ता पक्ष की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, सभी मेंबर है उनके जुबान पे एक ही है कि जो हमारा यूजीसी एक्ट है उसको वापस लिया जाए, इस कानून को रोका जाए। कुछ इसके पक्ष में हैं और कुछ इसके पक्ष में नहीं है। हम इस तर्क के आधार पर संपूर्ण जानकारी आज मैं आप सब लोगों के साथ में साझा करता हूं कि ये एक तरह से एक्ट क्या है, इसके मुद्दा क्यों बना हुआ है और इस ये जो नए नियम आएंगे तो इससे नए नियम से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या दिया हुआ है, इसमें लोकपाल की क्या भूमिका है, संपूर्ण जानकारी देखेंगे। और आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए। इस वीडियो को, संपूर्ण वीडियो को थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको इस एक्ट से रिलेटेड सारी की सारी डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, सबसे पहले अपना मुद्दा आता है कि ये विवाद क्या है, यानी विवाद का जो मुख्य कारण है वह क्या दिया हुआ है, इसका रीजन क्या है विवाद का। न्यू यूजीसी रूल 2026 दिया गया है। इससे अपन देखते हैं कि सबसे पहले मेन समस्या है वो कहां पर आई हुई है। हमारे काफी विद्यार्थी के अंतर्गत देखा जाए कि आज संपूर्ण देश के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ रहे या हमारे स्कूलों में पढ़ रहे काफी विद्यार्थी और उनके जो अभिभावक सभी चिंतित है कि ये है आखिरकार ये मुद्दा है क्या क्या हो रही हमारी समस्याओं, सामाजिक असमानताओं के अंतर्गत यह एक खाई बनकर रह जाएगा या वह एक सपोर्टिव रूल है वो कहलाएगा। दोनों ही चीजों के बारे में हम जानेंगे कि अभिभावक के अक्सर दिमाग के अंतर्गत जब भी कोई रूल आता है वह कॉलेज या स्कूल से रिलेटेड, तो सबसे पहले टेंशन का मुद्दा हो जाता है कि हमारा बच्चे के साथ में कोई असमानता ना बढ़ती जाए। क्योंकि आज हमारे भारत के अंतर्गत कई विश्वविद्यालय या कहीं महाविद्यालयों के अंतर्गत सामाजिक असमानता के आधार पर कई बच्चे हैं वह शिकार हो रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यह किसी एक अभिभावक की बात नहीं है बल्कि संपूर्ण देश के अभिभावक की चिंता की बात है और इस विषय में हमें और हमारी सरकार को सोचना आवश्यक हो गया है। थोड़ा सा इस विषय को जानकारी जानते हुए आगे बढ़ते हैं। यूजीसी एक्ट 2026 यूजीसी कानून क्या है और जाने यूजीसी के नए नियम और बदलाव। सबसे पहले शुरुआती चरण है इसके अंतर्गत, आप सब लोग जाने इसमें शुरुआती चरण के अंतर्गत है कि 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी हमारी यूजीसी, आपको पता ही है यूजीसी नेट एग्जाम होता है, जेआरएफ होता है, वह कमीशन की बात है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। इस आयोग ने एक नया नियम है वह निकाला है, लागू किया है कि समानता संवर्धन से संबंधित विनियम 2026 लागू किया गया है। यह नियम आखिरकार क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, यह नियम भारत के सभी विश्वविद्यालय वह महाविद्यालय पर लागू होता है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित और अन्य प्रकार के भेदभाव को रोकना। इस स्लाइड में जो दी गई बात यही है कि हमारा यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसने एक नया रूल है, नया नियम है वो लागू किया है। क्या किया गया है कि समानता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026 लागू किया गया है। भारत के सभी विश्वविद्यालय वह महाविद्यालयों में उनमें यह नियम है वह लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उच्च शिक्षा संस्थान यानी हमारी हायर एजुकेशन में जाति आधारित और अन्य प्रकार की जो हो रहे भेदभाव है, असमानताएं हैं, उनको रोकने के लिए एक्ट लाया गया है। यहां तक सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गया होगा, सभी अभिभावकों की समझ में आ गया होगा कि ये एक्ट का मेन जो सरकार के द्वारा जो लाया गया, ये लागू किया गया यूजीसी के द्वारा, ये एक्ट यही है कि हमारी असमानता को रोका जाए, जातिगत असमानताओं को या अन्य कोई प्रकार की असमानताएं हो रही है उनको यह रोका जाए। आगे देखें, आगे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें, जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विरुद्ध किसी भी अनुचित या जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी हमारी जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विरुद्ध किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित इसको किया गया है। यानी हमारी एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार को एक परिभाषित करने का इस एक्ट के अंतर्गत दिया गया है। इसमें जो है ओबीसी को स्पष्ट रूप से कानूनी सुरक्षा मिलती है और पिछड़े मसौदा ढांचे में मौजूद बड़ी कमियों को सुधारा गया है। यानी हमारे जो पहले के जो रूल बने हुए हैं, पहले के जो कानून बने हुए हैं, उसमें ओबीसी को स्पष्ट हमारी कानून की सुरक्षा मिलती है और पिछड़े जो मसौदा के आधार पर जो ढांचा है उसमें भी मौजूद कई कमियां हैं, उनको भी सुधारा गया है इस एक्ट के अंतर्गत। यूजीसी के द्वारा वर्ष 2026 में लागू किया गया नया कानून विनियमावली भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में हमारी समानता, भारत की हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमारी समानता की बात की गई है। क्या किसकी बात की गई है? समानता की, समावेश की और भेदभाव मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है वह माना जा रहा है। यानी हमारी यूजीसी के द्वारा वर्ष 2026 में लागू किया गया है कि नया एक तो कानून क्या दिया गया है? नया कानून वह नियमावली भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्थाओं में समानता, समावेश और भेदभाव मुक्त वातावरण है सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण है वह कदम माना जा रहा है। यूजीसी को ध्यान में रखते हुए यूजीसी वर्ष 2026 के अंतर्गत यह लागू किया है कि हमारी क्या है? समानता, समावेश जो है, समावेशन और भेदभाव को मुक्त वातावरण है एक हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कहीं पर भी अगर पढ़ाई कर रहा है तो उनके साथ में समानता बरती जाए, असमानता ना बरती जाए, उनके साथ में कोई भी भेदभाव ना हो। आगे देखिए, इसमें मुख्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र वह दिव्यांगता अथवा किसी भी अन्य आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, कई जगह इसके आंदोलन भी हो रहे हैं, कई जगह देश के अंतर्गत स्ट्राइक है वो लगाई जा रही है कि हम इस बिल को रोका जाए। आप लोग जैसा कि स्लाइड में दिख रहा होगा, कई विद्यार्थी इसके क्या है? पक्ष में हैं और कई विद्यार्थी इसके विपक्ष में हैं। मुख्य रूप से हमारी हायर एजुकेशन है उसके अंतर्गत चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, चाहे भाषा हो, चाहे क्षेत्र हो या हमारे विशेष योग्यजन अथवा अन्य किसी आधार पर इनके पास में कोई भी भेदभाव होता है उसको रोकने के उद्देश्य के लिए लाया गया है हमारा यूजीसी बिल 2026। आगे देखो कि यह आखिरकार हमारी यूजीसी क्या है। सबसे पहले एक संपूर्ण भारत के अंतर्गत व्यवस्था यह चल रही है कि आखिरकार यूजीसी क्या है। मैं प्यारे विद्यार्थियों आप सबको बताना चाहता हूं कि यूजीसी क्या है। यूजीसी क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में उच्च शिक्षा समन्वय, वित्त पोषण और मानकों के रखरखाव के लिए एक जिम्मेदार वैधानिक निकाय है। क्या दिया गया है? यह एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना देश भर के विश्वविद्यालयों में एक समान गुणवत्ता वह व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए की गई है। हमारे संपूर्ण भारत के अंतर्गत देश भर के विश्वविद्यालयों में एक समान गुणवत्ता वह हमारी व्यवहारिक विकास सुनिश्चित करने के लिए की गई है। हमारे एक तरीके से व्यवस्था ऐसी दी गई है कि इनकी व्यवस्थित तरीके से विकास हो, सुनिश्चित तरीके से किया गया है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्रणाली का है विचार 1944 की सोरजेट रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ था। इसमें अलीगढ़, बनारस, दिल्ली विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए 1945 में एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति का भी क्या किया गया था? गठन किया था। हमारे सबसे पहले याद करना है कि ये जो एक संस्था है, ये आयोग बना था, इसका मुख्य यही था कि समन्वय या वित्त पोषण या मानकों के रख रखाव के लिए एक जिम्मेदार वैधानिक निकाय हो। इसकी स्थापना
विश्वविद्यालयों के एक समान गुणवत्ता व व्यवस्थित विकास के लिए स्थापना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। राष्ट्रीय जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उसका विचार 1944 के अंतर्गत आया था। एक रिपोर्ट थी, सोरजेट रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ था। फिर अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए 1945 में एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया था। सबसे पहले 1947 तक इसका अधिकार क्षेत्र भारत के सभी मौजूद विश्वविद्यालयों तक विस्तार है वो कर दिया गया। इसका विस्तार 1945 के बाद में 1947 में इसका विस्तार है, उस विस्तार को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में ब्रिटिश मॉडल पर इसके पुनर्गठन है, इसकी सिफारिश की गई थी। यानी याद रखो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हमारे जो गठित विश्वविद्यालय है उससे शिक्षा आयोग के द्वारा 1948 में ब्रिटिश मॉडल पे आधारित पुनर्गठन की क्या की गई, इसकी सिफारिश की गई। 1952 में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुदान की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नामित किया। हमारी केंद्र सरकार ने कब, 1952 के अंतर्गत, क्योंकि हमारा देश आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू भी कर दिया था। अब हमारा देश एक संवैधानिक रूप से काम करना शुरू कर दिया था। 1952 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थान, हमारी उच्च शिक्षा संस्थान के लिए हमारी जो अनुदान है, क्या है, अनुदान की जो देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसको भी क्या किया, नामित किया एक तरह से। यूजीसी का औपचारिक उद्घाटन 1953 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। आपको सबसे पहले पता होगा कि यूजीसी का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा, 1953 में हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा है वह किया गया। यह है 1956 में यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत एक वैधानिक निकाय है वह भी बन गया। यूजीसी का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वह हमारी न्यू दिल्ली है। भारत की राजधानी भी क्या है, न्यू दिल्ली है, और यूजीसी का हेडक्वार्टर भी क्या है, न्यू दिल्ली है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त 10 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। इसके मुख्य कार्य अनुदान आवंटन, उच्च शिक्षा सुधारों पर सलाह देना और शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना इनका मुख्य कार्य भी है। क्या क्या है ये यूजीसी क्या करती है, अनुदान आवंटन, उच्च शिक्षा सुधार पर सलाह और शैक्षणिक मानकों पर बनाए रखने के लिए भी दिया गया इसके अंतर्गत प्रावधान है। अब अपन आगे चलते हैं इसके अंतर्गत कि एक व्यवस्थाएं जो दी गई है उन व्यवस्थाओं के अनुसार देखते हैं कि हमारी एक समिति बनाई गई थी। यूजीसी जो बिल है 2026 से संबंधित एक बिल है जो समिति बनाई गई थी और इस समिति के अध्यक्ष का नाम है दिग्विजय सिंह अध्यक्षता वाली संसदीय समिति, यानी हमारी पार्लियामेंट कमेटी ने सिफारिश की थी और इसकी अध्यक्षता हमारे दिग्विजय सिंह है। कौन है दिग्विजय सिंह, आपको पता होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कौन है, समिति के अध्यक्ष है ना, वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी ही रहे हुए हैं दिग्विजय सिंह। ये क्या है, देखो इनके अंतर्गत सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्वलिटी कमेटी यानी इक्विटी कमेटी के गठन को अनिवार्य करने की सिफारिश संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समितियों के लिए समिति ने, जो स्थायी समिति ने इसकी सिफारिश की थी। इसमें कुल 30 सदस्य हैं। कितने, समिति में कुल 30 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा से 21 सदस्य, राज्यसभा से 9 सांसद इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। यानी टोटल 30 मेंबर इसके अंतर्गत है, 21 लोकसभा से और 9 हैं वह हमारी राज्यसभा से हैं। इसमें हमारी सत्ता पक्ष के भी हैं और विपक्ष के भी सांसद हैं, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों के इसके अंतर्गत मेंबर हैं, वह दोनों के दोनों शामिल हैं। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी यूजीसी के नए नियम का विरोध क्यों है और नए नियम है वह क्या है। सबसे पहले जाने यूजीसी के जो नए नियम है वह क्या है, और इधर है कि यूजीसी है, यूजीसी के नए नियमों का विरोध है वह क्यों है, यानी उनका विरोध क्यों किया गया है
वो हम जानेंगे इसके साथ में, और नियम क्या क्या हैं दोनों आपके सामने रखे गए हैं। सबसे पहले इसमें बारे में आप जानिए कि हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, यानी नाम क्या दिया गया है, EOC दिया हुआ है। ई का मतलब होता है हमारी इक्वल, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, सी का मतलब होता है सेंटर, यानी देश के अंतर्गत सभी हर कॉलेज के अंतर्गत यह सेंटर बनेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। ये जो सेंटर है यानी EOC है, ये पिछड़े वर्ग वंचित छात्रों को पढ़ाई फीस भेदभाव से जुड़ी मदद है वह करेगा। यानी क्या दिया गया है, नया नियम क्या कहता है, नया नियम कहता है कि हर जो कॉलेज है उस कॉलेज के अंतर्गत एक सेंटर बनेगा, सेंटर का नाम है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। ये हर कॉलेज के अंतर्गत बनेगा। ये सेंटर काम क्या करेगा कि हमारे पिछड़ा वर्ग हो या वंचित जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई को लेकर, फीस को लेकर, भेदभाव को लेकर कोई भी जुड़ी हुई जो है मदद है यानी हेल्प करने का काम करेगा। हर कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी है, यानी एक कमेटी बनानी होगी, यानी एक समानता के लिए एक कमेटी है वो भी वहां पे बनेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे, यानी इस कमेटी के अध्यक्ष है ना, जो कॉलेज का प्रमुख होगा वही इस कॉलेज कमेटी का प्रमुख होगा। कमेटी में SC, ST और OBC महिलाओं वह हमारी विशेष योग्यजन यानी दिव्यांगजन शामिल होंगे। इस कमेटी के अंतर्गत कौन कौन से, SC, ST, OBC और विशेष योग्यजन वह इसके अंतर्गत शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। कॉलेज में एक हमारी इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। यानी स्क्वाड का मतलब होता है कि एक जो सिक्योरिटी के रूप में, यानी कमेटी के अंतर्गत हमारे एक पर्सन है वह इक्वलिटी स्क्वाड बनेगा जो हमारी भेदभाव छात्रों के साथ हो रही जो भेदभाव है उन भेदभाव पे क्या करेगा, नजर रखने का काम करेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी। अगर भेदभाव हो गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी एक मीटिंग होगी। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। 15 दिन के अंदर अंदर अगर कॉलेज में किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई भेदभाव हो गया तो 15 दिन के भीतर भीतर आपको कॉलेज का जो प्रमुख है उसको रिपोर्ट देनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्यवाही शुरू करनी होगी। कॉलेज जो हेड है, कॉलेज का जो प्रमुख है उसको भी 7 दिन के अंदर अंदर जो कार्यवाही करनी है वो कंपलसरी है। हमारा EOC यानी हमारी EOC इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है वो हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। ये एक सेंटर बनेगा हर कॉलेज में। ये 6 महीने के अंतर्गत 6 महीने में एक बार अपने कॉलेज प्रमुख है उसको रिपोर्ट देगा कि आपकी कॉलेज में किसी भी प्रकार से कोई असमानता नहीं हुई है। अगर असमानता हुई है तो कौन कौन सी असमानता हुई है, इस पे क्या क्या कार्रवाई की गई है, वो सारी की सारी रिपोर्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो बनागा वो हमारी कॉलेज का जो हेड होगा, कॉलेज का जो प्रमुख होगा उसको रिपोर्ट भी करेगा। अगला दिया हुआ है कि कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल UGC को रिपोर्ट भेजनी होगी। यानी हर कॉलेज को, भाई साहब वर्क इतना खतरनाक बढ़ गया है कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी, कॉलेज प्रशासन को भी यानी कॉलेज प्रमुख को भी हर साल अपनी UGC को एक रिपोर्ट भेजना पड़ेगा कि अपनी हमारी ये कॉलेज है इसकी ये रिपोर्ट है, इसमें कितने भेदभाव हुए, कितने हमने इसमें समाधान किए, ये रिपोर्ट बनेगी और ये रिपोर्ट हमारी जो है कॉलेज को जातीय आधार पर हर साल प्रत्येक वर्ष UGC को रिपोर्ट भेजेगा। UGC राष्ट्रीय निगरानी कमेटी भी बनेगा। यानी हमारी UGC है यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कमेटी है वह बनाएगा ताकि UGC का वर्कलोड थोड़ा कम हो। और वह जो एक कमेटी बनेगी, निगरानी जो कमेटी बनेगी, वह निगरानी कमेटी उसका क्या करेगी, काम कर पाएगी, उसका ध्यान रख पाएगी, क्योंकि UGC के पास में बहुत सारे ऐसे ही काम है। UGC पर्टिकुलर एक कमेटी अलग से बना देगा जो संपूर्ण भारत के अंतर्गत विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अंतर्गत हो रहे भेदभाव के ऊपर निगरानी रखने का सिर्फ और सिर्फ काम करेगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज की जो ग्रांट रोकी जाएगी, यानी उसकी मान्यता एक तरह से
रोकी जाएगी। अगर नियम तोड़ता है, नियम अगर किसी भी प्रकार से तोड़ने का काम करते हैं तो उनकी मान्यता किसी भी प्रकार से रोकी जाएगी, यानी ग्रांट रोकी जाएगी। हमारे कॉलेज के डिग्री ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर भी रोकथाम लग सकती है। यानी हमारा जो कॉलेज वगैरह है उनके ऊपर भी क्या है, किसी ना किसी तरह से क्या लग सकती है, रोकथाम है, वह भी इसके अंतर्गत लग सकती है। यह भी इसके अंतर्गत यहां ध्यान रखना होगा। गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता भी रद्द है वह हो सकती है। अगर कोई गंभीर मामला हो जाए तो गंभीर मामला होगा तो हमारी यूजीसी की जो मान्यता है वो भी क्या हो सकती है, रद्द हो सकता है। ये हमारी यूजीसी के है नए रूल दिए गए हैं। अब देखो भैया, अब मेन मुद्दा भारत के अंतर्गत क्या चल रहा है। मेन मुद्दा भारत के अंतर्गत यह है कि इसको क्यों रोका जा रहा है, इसके लिए विरोध क्यों हो रहा है। इसका विरोध का रीजन क्या है, यूजीसी के विरोध का रीजन क्या है। सबसे पहले देखो, भेदभाव की परिभाषा एक तरफा बताई जा रही है। नियमों में अंतर्गत देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, नियमों में एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं वह दिव्यांगजन को बताया जा रहा है। यानी हमारी एससी, एसटी वह हमारी दिव्यांगजन को बताया जा रहा है। जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया है, सिर्फ आरोपी माना जा सकता है। इसमें यूजीसी के नए नियमों का विरोध क्यों हो रहा है कि इसके अंतर्गत क्या माना गया है कि जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया है, सिर्फ उनको आरोपी माना गया है, इसलिए यह विरोध हुआ है। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है। अगर झूठी से है शिकायत, अगर कोई विद्यार्थी ने झूठी शिकायत कर दी तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा भी इसका विरोध कर रहे हैं कि फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई भी जुर्माना या कार्यवाही तय नहीं है। 24 घंटे में कार्यवाही का नियम गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ाता है, इसलिए विरोध है। पहला विरोध भेदभाव के अंतर्गत, दूसरा विरोध झूठी शिकायत, तीसरा है कि हमारी इक्वलिटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी हमारा जनरल कैटेगरी है, इस जनरल कैटेगरी के अंतर्गत कोई भी हमारा, यानी इसके अंतर्गत हमने देखा था ना कि कौन कौन कमेटी के अंतर्गत जो शामिल होंगे, और उस कमेटी के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया है, जनरल कैटेगरी के किसी भी मेंबर को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए यह विरोध जता रहे हैं। इधर वाले हैं वो विरोध जता रहे हैं। हम केवल एक संवैधानिक पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं, ना हम सरकार हैं ना हम किसी विरोध के हैं। हमारे सरकार की अगर बात करें उसको हम साफ साफ रख रहे हैं, यानी इधर सरकार के अंतर्गत जो रखे गए जो नियम है उसके क्या क्या फायदे होंगे वो रखे गए हैं, और इधर रखे गए हैं जो सरकार के अंतर्गत जो हो रहे विरोध हैं, सरकार के खिलाफ जो हो रहे विरोध हैं उनके बातें दी गई है कौन कौन सी है। ईओसी और जो है हमारी इक्विटी कमेटी है, उसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी सदस्य जो जरूरी नहीं है, और इससे कमेटी के फैसले एक तरफा होने की बात की जा रही है। कॉलेज सजा के डर से सही फैसला नहीं ले पाएंगे, यानी नियम तोड़ने पर ग्रांट रोकने और मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। डर के कारण कॉलेज मेरिट के आधार पर निर्णय नहीं ले पाएगी, यह भी इसके अंतर्गत दिया हुआ है। यूजीसी एक्ट 1956 के दायरे से बाहर होने का आरोप, यानी विरोध करने वालों का कहना है कि यूजीसी एक्ट अकादमी मानकों तक सीमित है, यानी एक्ट जाति भेदभाव या उत्पीड़न पर सीधे नियम बनाने की बात नहीं है, ये इसके अंतर्गत भेदभाव की बात दी गई है। इसमें मेन मोटी बात है कि हमारी जो ईओसी बनेगा, ईओसी सेंटर बनेगा, ईओसी सेंटर के अंतर्गत मेंबर जो बनेंगे वो एसटी, एससी, ओबीसी, जो ओबीसी दिव्यांगजन को शामिल है, जनरल का इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, इसलिए विरोध हो रहा है। और इधर अगर देखा जाए तो इधर इनका विरोध का मेन माना यही है। ये तो हमारे नियम और नियम के खिलाफ विरोध है उनकी बात करते हैं। अब आते हैं अपन थोड़ी सी इनके बारे में गहराई से सच्चाई की तरफ, यानी सच्चाई की तरफ थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं कि क्या सच्चाई दी गई है। आप देखो आज भारत के अंतर्गत हम सब लोगों को बातें शर्मिंदा कर देती है जब इनका नाम आता है रोहित वेमुला का। रोहित वेमुला का जब बात करते हैं तो आपका दिल और दिमाग है वो हिल यानी दहल जाने वाली कहानी है। यानी आज हम स्वतंत्र भारत
और हमारे स्वतंत्र भारत के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया वो संविधान जो हमारी सामाजिक असमानताओं को खत्म करने के लिए आर्टिकल में साफ साफ दिया हुआ है, फिर भी इतना देश शिक्षित होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में, महाविद्यालय जैसी संस्थाओं में रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल का जो सुसाइड और जो सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, इस पे बात करते हैं। यूजीसी का यह नियम सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों, सामाजिक दबाव और रोहित वेमुला और पायल के सुसाइड जो जैसे मामलों से बने हालात का परिणाम बताया जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट की सख्त एक टिप्पणियां दी गई है कि एक बताया गया है कि सामाजिक दबाव और रोहित वेमुला और पायल से सुसाइड जैसे मामलों का परिणाम बताया जा रहा है कि हमारी यूजीसी नेट के अंतर्गत, यूजीसी के नए नियमों के अंतर्गत बदलाव के लिए। ठीक है, क्या क्या बदलाव है? सबसे पहले देखो, रोहित वेमुला की बात करते हैं भैया। आपके दिमाग में थोड़ा सा नाम होगा रोहित वेमुला। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर थे। उन्होंने 17 जनवरी 2016 को सुसाइड किया और आरोप लगा कि रोहित दलित थे, इसलिए उनके साथ संस्थागत जातिगत भेदभाव हुआ था। रोहित की मौत के बाद, आत्महत्या के बाद देशव्यापी आंदोलन भी हुआ था। जवाबदेही की मांग भी पूरे देश के अंतर्गत उठी थी। पूरे देश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अंतर्गत यह घटना झंझोर के रख दिया था। यानी एक तरह से परेशान करने वाली घटना थी कि एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक हमारे यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर थे, यानी इतने पढ़े लिखे होने के साथ में भी उनके साथ में क्या घटना घटी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिया कि यूजीसी नेट के जो हमारी यूजीसी के जो नए नियम निकाले गए हैं, यूजीसी के नए नियम निकालने का कारण हमारे देश के अंतर्गत सबसे बड़े अगर उदाहरण माना जाता है तो रोहित वेमुला या डॉक्टर पायल का नाम लिया जाता है। हमने सबसे पहले रोहित वेमुला का देखा, अब देखते हैं डॉक्टर पायल का। मुंबई में मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा थी। उन्होंने 2019 में सुसाइड किया और आरोप लगे कि आदिवासी समुदाय से होने के कारण पायल के सीनियर डॉक्टरों ने उनके साथ जातिगत भेदभाव किया था। यानी कहां पर सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव है वह किया था। लगातार उत्पीड़न के पायल ने सुसाइड किया और हालांकि इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार भी किया गया था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। यह मामला डॉक्टर पायल का सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ मामला बताया जा रहा है। देश के अंतर्गत हमारे हो रही बदलावों में, देश के अंतर्गत हो रही असमानताओं में इन दो घटनाएं आपके सामने लाई गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारे इस शिक्षित भारत में आज भी कई जगह असमानताओं की घटना दिन प्रतिदिन होती रहती है। क्या यूजीसी के द्वारा लाया गया नियम सही है या गलत है, पक्ष में है या विपक्ष में है, यह अलग मुद्दा है। सच्चाई जानने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि सच्चाई ओरिजिनल के अंतर्गत क्या है। आगे देखो, इसमें यूजीसी के नए नियम 2026 में लोकपाल की क्या भूमिका है। यानी हम इसके अंतर्गत साफ साफ जानते हैं कि यूजीसी के नए नियम 2026 में लोकपाल की भूमिका क्या है। लोकपाल, भारत में देखो सबसे पहले लोकपाल की बात करते हैं अपन। लोकपाल का क्या रोल है? यूजीसी का नया नियम 2026 निकाला गया है, इसमें अपनी लोकपाल की क्या भूमिका दी गई है, ध्यान से देखें। लोकपाल एक स्वतंत्र प्राधिकरण है जो संस्था के आंतरिक तंत्र द्वारा लिए गए निर्णय शिकायतकर्ता के संतुष्ट न होने पर समानता आधारित शिकायतों से संबंधित अपीलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार होता है। अपील है और अपीलों की जो सुनवाई है और उस सुनवाई के लिए जिम्मेदार बताया गया है, उनकी बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपन बात करते हैं कि इनके अंतर्गत समानता पर आधारित और असमानता यानी उसके अंतर्गत हो रही घटनाओं पर आधारित। लोकपाल का एक तथ्य और निष्पक्ष अपील ये प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। यदि भेदभाव, बहिष्कार,
अनुचित व्यवहार से संबंधित उनकी शिकायत का समाधान जो इक्विटी कमेटी के द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है, यानी उसके पर्याप्त रूप से नहीं किया जाता है, तो छात्र या कर्मचारी लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। कितना स्पष्ट लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। कितना स्पष्ट रूप से एक लेख के रूप में मैं समझा रहा हूं आपको कि यूजीसी के नए रूल की बात करें 2026 में लोकपाल की भूमिका के अंतर्गत, तो आपको फील होता है कि लोकपाल एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। और अगर भारत में हमारी यूजीसी यानी कोई भी किसी संस्थान के रूप में अगर कोई इसका समाधान नहीं है, तो कोई भी विद्यार्थी और कोई भी कर्मचारी हमारी लोकपाल से संपर्क कर सकता है अगर उसके साथ में कहीं पर भी असमानताएं हो रही है तो। अब इसके अंतर्गत देखो आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि जातिगत भेदभाव के विरुद्ध कानूनी प्रावधान क्या क्या है। अगर देश के अंतर्गत जातिगत भेदभाव हो रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रूप से प्रावधान क्या दिए गए हैं। भेदभाव के विरुद्ध कानूनी प्रावधान क्या है। भारत में जाति आधारित भेदभाव को रोकने, समान यानी रोकने और समानता, गरिमा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक मौजूद संवैधानिक व कानूनी ढांचा मौजूद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान बनाया गया। प्यारे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने के लिए उनकी भूमिका थी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा था और 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद एक अपना वो संविधान बनाया जिसके अंतर्गत 395 आर्टिकल और हमारे मूल रूप से 8 अनुसूची 22 भाग उसके अंतर्गत थे। और वह देश के सामने 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया उस वक्त भी इस भेदभाव को ध्यान में रखते हुए संविधान में आर्टिकल दिया गया था, आर्टिकल 14, समानता का अधिकार, यानी सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता वह कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है, मनमानी भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 14 साफ साफ दिया हुआ है कि समानता का अधिकार, भारत में कोई भी व्यक्ति रह रहा है तो उसको कानून के समक्ष समानता वह कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देने का काम आर्टिकल 14 करता है। आर्टिकल 15 भेदभाव निषेध, भेदभाव को रोकने का काम करता है। देखो, राज्य के द्वारा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्यवाही की भी अनुमति देता है। सकारात्मक कार्यवाही की भी एक परमिशन देने का काम करता है हमारे आर्टिकल 15। ठीक है, अगला आर्टिकल देखो, आर्टिकल आता है 16 आर्टिकल क्या कहता है। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, यानी सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है और अनुचित जो हमारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की भी अनुमति देता है। क्या करता है, आरक्षण है और उन आरक्षण की भी अनुमति देने का काम भी हमारे आर्टिकल 16 के अंतर्गत दी हुई है। फिर आता है हमारे आर्टिकल 70, यानी हमारे आर्टिकल 17 में क्या दिया हुआ है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी अस्पृश्यता के सभी रूपों को समाप्त करता है और इसके अभ्यास को दंडनीय अपराध घोषित करता है। यानी कोई भी अपराध है उसको दंडनीय अपराध के रूप में घोषित करने, यानी छुआछूत है उन्मूलन से संबंधित, छुआछूत है उसको समाप्त करने का काम करता है। सभी रूपों को यह क्या करता है, अस्पृश्यता से संबंधित सभी रूपों को यह समाप्त करने का काम करता है। फिर आर्टिकल 16 जो हमारी आर्टिकल 46, 16 नहीं, आर्टिकल 46 राज्य नीति निर्देशक है, उसका सिद्धांत है, यानी डीपीएसपी दिया हुआ है ना, लोक कल्याणकारी हित के बारे में, जो इसका मुख्य उद्देश्य है। आर्टिकल जो 36 से 51 तक दिया हुआ है, संविधान के भाग 4 में यह दिया हुआ है। राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय व शोषण से बचाने के लिए निर्देश देता है।
उनको बचाव करने के लिए आर्टिकल 46 का साफ साफ दिया हुआ है। भारत में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अस्पृश्यता का अभ्यास करने और नागरिक अधिकारों से वंचित करने के लिए दंड निर्धारण करके अनुच्छेद 17 को लागू कर सकता है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भी इसके अंतर्गत साफ साफ दिया हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे संवैधानिक प्रावधान भी हम लोगों ने देखे हैं। आगे देखो, आज संपूर्ण भारत के अंतर्गत जानते होंगे कुमार विश्वास को, और कुमार विश्वास ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट ने कहा है उसके अंतर्गत कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। उन्होंने ट्वीट किया है। भारत के अंतर्गत कई बीजेपी है लीडर्स हो या कांग्रेस के लीडर्स हो या किसी भी पार्टी के लीडर्स हो, इनके कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, यानी इस यूजीसी जो बिल है इसके कई फायदे हैं और कई इसके अलग अलग समाज के यानी नजरियों के अलग तरीके से इनको ले रहे हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था, मैं ना किसी जाति ना किसी कोई मैं किसी दल से संबंधित, मैं शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते देश में हो रही घटनाएं उनको अवगत कराने के लिए यह सेशन लेके आया हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।